साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लास में हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आज हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम लगभग 200 प्लस MCQs आज के इस वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप इस वीडियो क्लास को एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो क्लासेस में हमने एग्जाम एनालिसिस के आधार पर अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के, उनको तो शामिल किया ही है। इसके अलावा जो भी संभावित प्रश्न हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, उनको भी शामिल किया है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, और आपके जिन स्टूडेंट के एग्जाम हो चुके हैं वो बताइए कि आपके जो शिफ्ट है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। इस वीडियो क्लास को हमने टोटल 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बायोलॉजी के और सबसे लास्ट में फिजिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से मोहर लवण कौन सा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोहर लवण क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, द्विक लवण। साथियों, जब 2 या 2 से अधिक लवण मिलकर एक सरल लवण का निर्माण करते हैं तो ऐसे जो लवण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोहर लवण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, यानी ऐसे लवण जो जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी कि जल का अवशोषण करने वाले लवणों को हम क्या कहते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला है शुद्ध जल में, निम्न में से शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻7। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं HFN, H2CO3, AgBr और HClO। तो कैसे पहचानते हैं कि कौन सा अम्लीय लवण है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको किसी भी क्षार के साथ CO2 लगा मिल जाए तो ऐसे में उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, तो वह अम्ल की भांति कार्य करने लगता है। चूंकि CO2 एक अम्लीय गैस है तो आप यहां से आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, H2CO3। यह एक अम्लीय लवण है। अगला है H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 ऐसी परख नली हैं, पहले में आपका H2O भरा है और दूसरे में आपका NaOH भरा है। तो दोनों में आप विभेद कैसे कर पाएंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा यह लाल लिटमस के द्वारा हम दोनों में विभेद कर पाएंगे। जब हम लाल लिटमस पर H2O यानी जल प्रवाहित करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम NaOH प्रवाहित करेंगे तो यह एक प्रकार का क्या है साथियों, अम्ल है। तो यह इसको कैसा कर देगा, नीला बना देगा। सॉरी, क्षार है। तो जब नीले लिटमस पेपर पर किसी क्षार को प्रवाहित किया जाता है तो वो अपना कलर बदल लेता है, यानी कि लाल। और इसी प्रकार से जब हम लाल लिटमस पेपर पर NaOH प्रवाहित करेंगे तो यह किस कलर का हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि यह एक परख नली में जल है और दूसरे में NaOH जो कि एक किस प्रकार का है, क्षार यानी कि बेस है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है। यानी आपसे पूछा है, सामान्य शब्दों में हम कहें तो रक्त का pH मान पूछा है कि कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7.35 से 7.45 के बीच में जो रक्त होता है उसका pH मान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। यानी कि अगर कोई क्षारीय घोल है तो उसका पीएच मान कितना होता है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक। मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि हम अम्ल और क्षार और बीच में इसके क्या रखना है आपको, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, यानी एसिड, बेस और ए न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल यानी कि हमारा जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उसको उदासीन माना जाता है। अगर 7 से कैसा है साथियों, कम है, 7 से कम है तो वो कैसा होगा, अम्लीय। और अगर 7 से अधिक है तो वो कैसा होगा आपका, क्षारीय। तो यहां पे हमसे पूछा गया प्रश्न में कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दे रखे हैं डेवी, लॉरी, आर्हेनियस और ब्रोस्टेंट, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेवी। तो जो डेवी वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि जो हाइड्रोजन है वह सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यानी हाइड्रोजन के बिना अम्लों की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सभी लवण होते हैं? यानी कि जो लवण होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, वैद्युत अपघट, वैद्युत अनपघट, स्थायी अपघट या उदासीन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघट। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उदासीन घोल का पीएच मान होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले ही स्लाइड में बताया था कि उदासीन का मतलब है कि ना तो वह अम्ल की तरह कार्य करेगा ना ही क्षार की तरह, यानी उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह किस प्रकार से प्रकृति उसकी कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति होगी उदासीन, जैसे कि जल। अगला जानते हैं हम, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 के दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होता है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.6। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो आप देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्षारीय घोल का मान, यहाँ पे पूछा गया है अम्लीय घोल का मान। तो अम्लीय घोल का मान कितना होता है साथियों? 7 से कम। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और अगर 7 है तो उदासीन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जो क्षार है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। क्षार में साबुन के जैसे चिकनाहट होती है, जी बिल्कुल सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये ऑप्शन आप विशेष याद रखिए। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म जो है वो क्षार नहीं होते। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सारे के सारे कथन ही बिल्कुल यहाँ पे सही लिखे हुए हैं। अगला है, निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो साथियों अब मैं आपको बता दूं कि जो लिटमस पेपर होता है यह मुख्य रूप से किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। लेकिन जब इस नीले लिटमस पेपर पर हम अम्ल यानी कि एसिड डालते हैं तो यह किस रंग का हो जाता है? लाल। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अम्ल जो है वह नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्न में से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र यानी कि अब हमें जो लाल लिटमस पेपर है हमारा, लिटमस पेपर, उसको हमें किस रूप में बदलना है? नीले के रूप में। तो जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार प्रवाहित किया जाता है तो वह किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? नीले रंग में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उदासीनीकरण किस क्रिया से बनता है? यानी उदासीनीकरण जो क्रिया है वह कैसे होती है? तो जब लवण और जल ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वह कैसा हो जाता है? आपका उदासीन की भांति कार्य करने लगता है। तो आपको याद रखना है उदासीनीकरण की क्रिया में लवण और जल भाग लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। भस्मों के जलीय घोल में निम्न में से कौन सा आयन होता है?
तो जो भस्म यानी कि जो क्षार होते हैं यानी कि बेस, उनके जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा OH माइनस। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्न में से किसके कारण अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति साथियों होती है क्षारीय। आपको याद रखना है। हमने लगभग सभी शिफ्टों में आने वाले जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको शामिल किया है और साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को भी शामिल किया है। इसका अंदाजा आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर लग गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार के लग रहे हैं और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अम्ल का भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई अम्ल किसी भस्म से क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लवण। उस प्रश्न को हम क्या कहेंगे साथियों? लवण कहेंगे। अगला प्रश्न है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टा होता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है? तो आपको याद रखना है इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। इसका प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? हम लुईस अम्ल कहते हैं। और लुईस अम्ल की एक और पहचान है कि वहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है? हाइड्रोजन या क्लोरीन के साथ उसकी क्रिया देखने को मिल सकती है। चूंकि यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं जो BF3 है, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो BF3 हमारा लुईस अम्ल नहीं है। बाकी NH3, FeCl3 और AlCl3 ये सभी हमारे कैसे हैं? लुईस अम्ल है। इसकी डिटेल वीडियो भी हमने डाली है जिसमें कि आप उसको देखकर जान सकते हैं कि इनकी क्या पहचान होती है क्या नहीं होती है। लोन पेयर वगैरह यहाँ पे निकालना होते हैं, उनके आधार पर हम इसको कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं में प्रतिक्रिया कर निम्न में से कौन सी गैस निकालते हैं? तो जो सभी अम्ल हैं वो जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है साथियों? आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा सामान्य लवण। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। जलीय विलयन की अम्लता की परीक्षण के लिए इनमें से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो किसी भी प्रकार का जो विलयन है उसकी अम्लीयता क्षारीयता का परीक्षण अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें पीएच मीटर का उपयोग करना होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पीएच मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम एक बार। इनमें क्लोरीन होता है, इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इनमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में कौन ज्यादा शक्तिशाली होता है? तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल जो है यह अधिक शक्तिशाली होता है ना। सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, इसमें हाइड्रोजन जो आयन है यानी H+ आयन है उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। भस्म वह पदार्थ हैं जो तो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। ऐसे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम भस्म कहते हैं। इनमें से सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं, यानी कि जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो वो क्या प्रदान करते हैं? आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H+ आयन, यानी कि अम्लों को जब जल में घोला जाता है तो वह हमेशा H+ आयन देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। जल में घुलनशील को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? उन्हें हम क्षार कहते हैं। आप याद रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 30 है हमारा,
कि क्षारों का स्वाद कैसा होता है। तो इस प्रश्न का आपको याद रखना है, क्षारों का जो स्वाद है वो कैसा होता है, खारा, या हम कह सकते हैं कड़वा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो अम्ल स्वाद में होते हैं वे कैसे होते हैं, आपके खट्टे, जबकि जो क्षार हैं वो कैसे होते हैं, खारे या कड़वे। इस प्रश्न को आप याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। पीएच मान का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपको याद रखना है कि किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी कि वो क्या होना चाहिए, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो इसमें से क्षार कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो लिटमस पेपर का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लिटमस पेपर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सामान्य लवण नहीं है। तो सामान्य लवण नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा NaHSO4। आपको याद रखना है, सोडियम बाई सल्फेट जो है यह सामान्य लवण नहीं है, यानी इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में सामान्य रूप से नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, वह अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन कारण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धारण करता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, या OH- आयन देते हैं। तो आपको याद रखना है, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन देता है। तो अम्ल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रोटॉन देते हैं या H+ आयन देते हैं। तो साथियों, अभी तक हमने जो 35 प्रश्न कवर किए हैं वो हमने किए हैं केमिस्ट्री से। अब हम जानेंगे बायोलॉजी के कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके इसी कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, साथ ही साथ संभावित प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जीनियस एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसकी लिंक हम आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी के प्रश्नों को। जैसे सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग कौन सा है इनमें से, तो आपको याद रखना है, जैसे ग्वाइटर यानी कि घेंगा, एनीमिया, बेरी और कालाजार। तो साथियों, जो कालाजार रोग है यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, आपको याद रखना है, जो कि लेमनीशिया कवक के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, यानी कि एड्स के वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1981। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत संचारित है, यानी कि आपका वंशानुगत का, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि वंशानुगत रोग है। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर 3, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम राजसी बीमारी भी कहते हैं। आप याद रखिए, राजसी बीमारी है ना, जो कि ब्रिटेन के राज परिवार से यहां सभी में संक्रमित हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राजसी बीमारी भी कहा जाता है, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनेफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसकी खोज की थी साथियों, मलेरिया जो मादा एनेफिलिस से फैलता है, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है साथियों, आपको याद रखना है, टाइफाइड। देखिए, रोगों से संबंधित प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक में रोगों से संबंधित ही प्रश्नों को शामिल किया है, जिससे कि कम से कम आपका एक टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, रेबीज क्या है। तो रेबीज आपको याद रखना है, रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो कि कुत्ते बिल्ली के काटने से फैलता है ना। तो आपको याद रखना है, रेबीज विषाणु जनित यानी कि वायरस डिसीज है। निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो त्वचा का प्रदाह रोग, यानी कि फंगस जो है हमारा, दाद वगैरह, इसको हम कहते हैं दाद।
प्रदाह का मतलब क्या होता है? दाद। तो त्वचा की जो दाद होती है या खुजली होती है उसको हम कहते हैं त्वचा का प्रदाह रोग, जो कि एक कवक के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो बीमारी है साथियों ये किसके द्वारा फैलती है? तो जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया हमारे रक्त यानी कि खून को प्रभावित करती है। जिंका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जिंका वायरस जो है साथियों यह मानव शरीर के मस्तिष्क को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाता है, तो हार्मफुल होता है मस्तिष्क के लिए, आप याद रखेंगे। जिंका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा यह संचारित होता है। अगला प्रश्न है हमारा जिंका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो आपको याद रखना है एडीज मच्छर। साथियों जो एडीज मच्छर है यह डेंगू का भी वाहक होता है, तो आप इसको याद रखिए। जिंका वायरस और डेंगू दोनों का ही वाहक कौन सा होता है? एडीज मच्छर। अगला है निम्न में से कौन सी हार्मोनल बीमारी यानी हार्मोन के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घेंघा, जिसको हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, है ना, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण या अधिकता के कारण घेंघा फैल जाता है, जिससे हमारे गले में सूजन आ जाती है और थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। अगला प्रश्न है वायरस की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवॉन वेस्की के द्वारा वायरस को खोजा गया था। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने के द्वारा की गई थी? तो ल्यूवेनहॉक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अभी आपके एमपी पुलिस की किसी शिफ्ट में आया था, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो पॉक्स विषाणु जो है वो सबसे बड़ा विषाणु है। अगला प्रश्न है कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो कालाजार जो बीमारी मैंने आपको बताई थी यह एक संक्रामक बीमारी है और लिमनेशिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा यह फैलती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, तो कुनैन की प्राप्ति कहां से होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से साथियों कुनैन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन जो है यह एक प्रकार का प्रतिजैविक है यानी एंटीसेप्टिक है, तो इसकी जो प्राप्ति की जाती है वो की जाती है पुष्पित पौधों से। अगला प्रश्न है हमारा टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो आपको याद रखना है जो सीसी मक्खी है, एक प्रकार से इसको लिखा ऐसे ही जाता है सीसी मक्खी को, तो आप याद रखेंगे स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्राणु रोग सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है काला जर रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला जर जो रोग है यह एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है और सैंड फ्लाई या फिर हम कह सकते हैं इसी को बालू मक्खी, इसके काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो साइनोफेज वायरस जो है या नील हरित शैवालों पर क्या फैला देते हैं? संक्रमण फैला देते हैं। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, तो यह किससे प्राप्त होता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा शैवालों से। अगला है पैरासीटामोल का उपयोग यानी पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो किसके लिए? शरीर के दर्द निवारण में, प्रतिजैविक के रूप में, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह या नासल ड्रॉप के रूप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा, शरीर के दर्द निवारक के रूप में आपका पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है किस अंग से संबंधित है? तो गर्दन से, कानों से, मस्तिष्क से, आंखों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? यानी शोथ का मतलब होता है सूजन आने के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो आप सभी को पता है कि हेपेटाइटिस जो है यह यकृत से संबंधित बीमारी है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यकृत। अगला है बीसीजी टीके का उपयोग किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? यानी बीसीजी का टीका जो है यह किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि अब वैसे आप याद रखिए बीसीजी का जो टीका है या ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, जैसे हम सामान्य भाषा में टीबी की बीमारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो एलर्जी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है इनमें से? तो आपको याद रखना है दमा, है ना।
दमा या इसी को हम कहते हैं अस्थमा। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अगर ऐसा लगता है कि हमें टाइफाइड बीमारी हो सकती है तो वो हमें बिडाल टेस्ट देता है। इसमें खून की जांच में पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता व्यक्ति निम्न में से किस रंग का भेद नहीं कर सकता? तो आप सभी को पता है, इस प्रश्न का उत्तर उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लाल और हरे में। यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग में वो अंतर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण, जो कि एक बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है आजकल, है ना। कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल का हमारी धमनियों में जमा होना। अगला प्रश्न है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो सफेद दाग का जो इलाज है उसका किया जा सकता है लूकोजन के द्वारा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, लूकोजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो सभी आंसर इसका आप जानते होंगे, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ऐसा याद रखना है। टोटल इसका होता है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ऐसे याद रखिए, अप्रोक्स याद रखिए 98 डिग्री। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इसके प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपरोक्त सभी कौन से हार्मोन को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मस्तिष्क जो है, देखिए गुर्दा यानी कि हृदय और फेफड़ा, इन सभी का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क जो है इसका ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल नहीं है। ईसीजी का संबंध मानव शरीर में किस अंग से है? तो आप सभी जानते हैं ईसीजी का संबंध हृदय से है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका पूरा नाम होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं मलेरिया का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसको आप याद रखेंगे। तो साथियों, ये थे बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। फिजिक्स में जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो डोमेन में परमाणुओं की जो संख्या है साथियों या कितनी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। तो इनमें से निकेल, लोहा और कोबाल्ट ये तीनों चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा, विस्मित, यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। अर्थात यह एक ऐसा पदार्थ है हमारा प्रतिचुंबकीय। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई निम्न में से किस दिशा में लटकती है? यानी कि जब किसी चुंबक को मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो वह कौन सी दिशा दर्शाता है हमेशा? तो आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण दिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो का कार्य डायनेमो का कार्य सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो जो डायनेमो है साथियों, यह क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चुंबक इनमें से ग्राम उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है? यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें कि आवश्यक रूप से चुंबक लगाई जाती है? तो आप देख सकते हैं पंखा, धुलाई मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन और बुलाने की घंटी जो आपकी डोरबेल होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी में चुंबक जो है वो आवश्यक भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, वो किस दिशा में? तो जब किसी चुंबक को मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला, उत्तर से दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 780 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक बिलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सही है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहे के। अगला प्रश्न हमारा, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 18 डिग्री का। आप याद रखिए, जब कोई मुक्त रूप से चुंबकीय सुई को लटकाया जाता है तो वह भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री का। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस दिशा, जो नियम है वह किसकी दिशा बताता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है साथियों, यह किसकी दिशा बताता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, दोनों भाग अनुचुंबकीय हो जाते हैं, और एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई चुंबक है जिसका एन ध्रुव और एस ध्रुव है, जब हम इसको बीच से ऐसे तोड़ देंगे तो ये जो चुंबक है कुछ इस तरीके से दो अलग अलग चुंबकों में बट जाएगा, एन एस, यानी कि ये दोनों ही अलग अलग चुंबक की भांति कार्य करने लगेंगे। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि? इसका अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक घनत्व के कारण, या फिर कम चुंबकशील होने के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो जो स्थिर चुंबक है साथियों, यह क्या दर्शाती है? तो आपको याद रखना है, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को इंगित करती है स्थिर चुंबक। यानी कि जिस चुंबक में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो या कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रही हो, तो वो हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा दर्शाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। आपको ये याद रखना है, जो पृथ्वी है उसका चुंबकीय जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा से होती है? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर, चुंबकीय स्वप्रेरण के सिद्धांत के आधार पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है? तो निकेल, कोबाल्ट और लोहा, ये तीनों अनुचुंबकीय हैं, जबकि जो पीतल है यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, अर्थात यह एक अचुंबकीय पदार्थ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होना चाहिए? तो जो चुंबकीय बल रेखाएं साथियों ये कैसी होना चाहिए? समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर। यानी कि इस प्रकार से अगर कोई चुंबक है तो यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, आप याद रखेंगे, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये एक दूसरे के कैसी मानी जाती हैं? समांतर मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक निम्न में से कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है इसका दोनों किनारों पर, यानी कि जो चुंबक है हमारी कुछ इस तरीके से एक चुंबक हम बना लेते हैं और यहां से जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं कुछ इस तरीके से, तो सबसे ज्यादा जो सघनता होती है इसके दोनों किनारों पे होती है और सबसे ज्यादा सघन जहां पर ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वहीं पर इसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोनों किनारों पर। अगला प्रश्न है ध्रुवों पर नमन कोण का मान निम्न में से कितना होता है? तो आपको याद रखना है जो पृथ्वी है हमारी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितने डिग्री का होता है साथियों? 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है हमारा किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? यानी कि कोई चुंबक को अगर हमें विचुंबकीय करना है तो कैसे कर सकते हैं? या तो हम चुंबक को गर्म कर दें तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, या चुंबक को जब हम हथौड़े से पीट देते हैं तो भी उसकी चुंबकीय क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपर्युक्त दोनों। आप इस प्रश्न को याद रखिए। अगला प्रश्न है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? देखिए नॉर्मली चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, लेकिन अगर किसी चुंबक में 3 ध्रुव हैं तो जो तीसरा ध्रुव है उसको क्या कहते हैं साथियों? परिणामी ध्रुव कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होता है या नहीं होता है? सॉरी, तो निकेल, लोहा और कोबाल्ट तीनों की तीनों धातुएं ऐसी हैं जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो है यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। आप इसको याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चुंबकीय कंपास की सुई निम्न में से किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण दिशा को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विशेष बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है साथियों? तो गॉस। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम निम्न में से कहां होती है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है वो ध्रुवों पर होती है और सबसे जो कम शक्ति होती है चुंबक की वो कहां होती है? तो मध्य भाग में। ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है डोमेन यानी कि विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है यह फैराडे के नियम के आधार पर काम करती है, आप इसको याद रखिए। विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार। अगला है विद्युत चुंबक नरम लोहे की क्यों बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा हमारा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण जो विद्युत चुंबक हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। तो हाइड्रोजन जो है यह अनुचुंबकीय पदार्थ हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दिक्सूचक का प्रयोग निम्न में से किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो चुंबक की ध्रुवता, चुंबक की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा। तो जो दिक्सूचक होता है यानी कंपास जो हमारा होता है इसका उपयोग चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पारगम्यता। आप इस प्रश्न को याद रखिए। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस में अभी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है जो आपकी बीच वाली उंगली होती है जिसे हम मध्यमा के नाम से जानते हैं, मध्यमा, ये वाली जो है यह वर्तमान की दिशा को दर्शाती है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितने डिग्री होता है? तो विषुवत रेखा पर जो नति कोण का मान होता है वह होता है 0 डिग्री। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर
आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नमन कोण। यानी कि जो मुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डीमैग्नेटाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के बीच के कोण को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय दिक्पात। आपको याद रखना है, चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के जो बीच का कोण है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो स्थायी जो चुंबक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर के जो क्रोड बनाए जाते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के बीच में जो कुंडली बनाई जाती है इस तरीके से, उनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो निकेल, तांबा, स्टेनलेस स्टील या नर्म लोहा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नर्म लोहे का उपयोग ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो प्रकृति में अचुंबकीय जो पदार्थ माना जाता है वो माना जाता है ऑक्सीजन को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? अचुंबकीय का मतलब है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। तो क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल ये सभी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जो तांबा होता है हमारा, कॉपर, ये हमारा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, इसीलिए अचुंबकीय पदार्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय जो फ्लक्स का मात्रक होता है साथियों, एक क्या कहलाता है? वेबर। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो कोबाल्ट, निकेल और लोहा ये तीनों लोहे चुंबकीय पदार्थ माने जाते हैं, जबकि जो तांबा है यह लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है उनका उपयोग जनित्र यानी कि ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शक्तिशाली चुंबक निम्न में से क्या करता है? तो जो एक शक्तिशाली चुंबक है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले वाला ही जो आंसर है वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम क्या है? तो लेंज का जो नियम है साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है यह लेंज के नियम को ही माना जाता है, और लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लोहे चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डोमेन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेड। यानी आपको याद रखना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की जो गणना की गई थी वह ऑस्ट्रेड के द्वारा की गई थी। तो साथियों ये थे हमारी आज की वीडियो के जो टॉप एमसीक्यूज हैं आपके कांस्टेबल परीक्षा के लिए, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे भी जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।